कॉल चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। पांचवा, आप मेरे पास आ गए कि जी इसको प्रोटेक्शन ऑफिसर लेकर के आगे इसको घर में रेस्टोर करें, तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आई हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस, तो मेरी लास्ट प्रायोरिटी होगी कि इस लड़की को घर तक कर छोड़ के आऊं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज एन वुमेन अगर मैं ये समझती हूँ तो शायद ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं घर से बाहर खड़ी हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं, मैं कहाँ बैठूं, मैं लेडी हूँ, मेरे को सो मेनी प्रॉब्लम्स आई हैव गॉट, मेरी पर्सनल प्राइवेट इमरजेंसीज हैं जो मैं सेहत पे पूरी नहीं कर सकती, खाने में पूरी नहीं कर सकती, लेकिन नेचुरल नीड्स आई कांट डू। ये मेरी प्रायोरिटी नहीं बन पाती है, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी भी है बीइंग ए वुमेन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजाय हम इससे ज्यादा कि पुलिस के ऊपर डिपेंड करें, लॉ ने हमें बहुत ज्यादा पावर दे रखी है, आप काइंडली उसको एग्जीक्यूट कीजिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, पुलिस आपको डेफिनेटली मदद करेगी, हर लिहाज से आपको मदद करेगी। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो मॉडल अप्लाई हो रहा है और कितना सक्सेसफुल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी सब स्टेट्स में अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं 2 मिनट में सम अप करूंगी। दिल्ली के अंदर हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन सेल है। इस वुमेन सेल में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो कंप्लेनेंट्स हैं वो आ सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। और एक हमने बनाया हुआ है, हमारा नोडल एजेंसी है नानकपुरा के अंदर, इसमें स्पेशल नोटिफिकेशन हमने कराया है जिसमें पूरी दिल्ली इसकी जुरिस्डिक्शन है। कोई भी ऑफेंस किसी भी जगह पर हुआ है दिल्ली में वुमेन के खिलाफ तो वो इस एजेंसी में आ सकती है। इसके लिए इसके साथ अटैच्ड एक स्पेशल डेजिग्नेटेड पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस स्टेशन, जो किसी भी कैरियर से केस को रजिस्टर करेगा, एक डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वहां पे वो प्रोसिक्यूट करेगा। हमारा वर्किंग मॉडल ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है हमारे पास, हमारा बेसिक एम है टू सेव द फैमिली। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमें क्या फायदा मिलता है, ये हम सेकेंडरी रखते हैं, हम प्राइमरी ये रखते हैं कि मेरा मानना यह है कि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की की शादी घर बिगाड़ने के लिए नहीं करते, और ना ही कोई अपने बेटे की शादी इसलिए करता है केवल कि कुछ मुझे सामान मिल जाएगा और फिर मैं लड़के को घर को तोड़ दूंगा। तो बेसिक एम हमारा सिर्फ यही है, टू सेव होम एंड सेव दी फैमिली। इस पर्पज के लिए हमारे यहाँ जो कंप्लेंट सुनी जाती है वो एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर, मिनिमम द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एसीपी, शुरू में ही आते उसको सुनते हैं। जब लड़की हमारे पास आती है तो अपने फैमिली के सारे चैनल एग्जॉस्ट करने के बाद आती है, और मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई भी आदमी पुलिस में आने से पहले 100 बार सोचता है, और 99% उसके दिमाग में होता है मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, पुलिस में जा तो रही हूँ पर होना कुछ नहीं है। लेकिन 1% कहीं एक होप होती है कि चल यार जब होना ही कुछ नहीं फिर भी रिपोर्ट तो कर ही देते हैं। तो हमारी सोच ये है कि जो 1% आपकी होप है, कोशिश करें उसको 99 और 100% में कन्वर्ट कर दें कि हम आपको कुछ ना कुछ मदद करेंगे। इसलिए सीनियर मोस्ट ऑफिसर उसको सुनते हैं। जिस समय मेरे पास कंप्लेनेंट आती है तो उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, मैडम ये बड़ा गंदा परिवार है, मेरे हस्बैंड को तो अभी हवालात दे दो, मेरी सास को बंद कर दो, जेठ को मारो, इसको जमीन पर बैठा दो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एग्रीव्ड है, पता नहीं कितने दिनों का भरा होता है उसके अंदर गुस्सा, हर तरफ से ठोकर खा के आती है, माँ बाप के पास से जाती है, पड़ोसियों से जाती है, सब जगह से, एनजीओ से, सबसे मिलके आती है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब वो मेरे पास आती है कि इसको बंद करो, इसी वक्त बंद करो। मैं समझ रही हूँ कि इसकी तकलीफ क्या है। वी गिव देम ए वेरी पेशेंट हियरिंग, और धीरे धीरे बात करते करते हाफ एन आवर 40 मिनट्स हम एक कंप्लेनेंट को देते हैं कि आप बताओ शुरू से क्या हुआ। बात करते करते वो कहीं ना कहीं जब बात करती है तो कुछ अपनी भी गलती उसकी नजर में आती है, हमारी नजर में, तो हम इस बात को भी उसको बीच में से टोक देते हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट हमें बताए तो वो रियलाइज करे कि मेरी भी गलती है। उनको कोई बात नहीं बेटे, अपने भी माने, कोई दिक्कत नहीं, गुस्से में हम भी गलती कर सकते हैं। शी विल कीप ऑन रिपीटिंग। इमीडिएटली हमारी ऑफिसर एक शॉर्ट नोट बनाती है उसकी सुनने के ऊपर कि एग्जैक्ट इसकी प्रॉब्लम क्या है और अब ये क्या चाहती है। अब इसके साथ साथ हमारी सोशल वर्कर भी बैठती है, काउंसलर है, शी इज प्रोफेशनल काउंसलर। उसको बातचीत करने के बाद हम इसको ब्रीफ कर लेते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस हर टू दी सीनियर ऑफिसर, डीसीपी लेवल पे हम उसको लेके जाते हैं कि सर इसकी प्रॉब्लम ये है, आप इससे सुनिए। सबसे बड़ा उसको फायदा हमको क्या मिलता है, जैसे ही वो कंप्लेनेंट आती है और वो देखती है कि सामने बड़े सीनियर ऑफिसर है, अच्छे आराम से सुना है और उससे सीनियर ऑफिसर भी मुझको सुन रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल दोनों के बीच में बन जाता है। उस कॉन्फिडेंस लेवल को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब वो डीसीपी साहब के पास जाती है तब तक वो कहने लगती है कि सर मैं घर तो बसा सकती हूँ, प्रोवाइडेड ये मुझे ठीक से रखे।
मेरी ये 4, 5, 6 शर्तें हैं, मैं इस घर को ठीक कर लेती हूँ, तब हम उसको डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या गैप्स है, क्या बाकी घर बन सकता है या नहीं। देन वी सेंड हर टू द प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेशनल उसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद हमारे पास 30% रिजल्ट ऐसे हैं जो घर इनके बस जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 30%। यस, वांट टू से समथिंग? ओके, 30% हमारे घर जो है इसी में बसते हैं। इसके बाद वी डोंट लेट देम गो लाइक दैट। इनको हम फॉलो अप एक्शन देते हैं। ये लोग 15 दिन 20 दिन में हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट करते हैं क्या चल रहा है। देन सरप्राइज एलिमेंट होता है, हम लोग जाते हैं उनके घर जाके चेक करते हैं। अगर ये सब वर्क नहीं कर रहा और दे डिसाइड टू पार्ट विद, देन वी आर रनिंग ए मीडिएशन सेल फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ही चलता है हमारे पास। वहां से एडवोकेट्स आते हैं, मीडिएशन का कंसेप्ट देते हैं, दोनों पार्टीज बैठती हैं, आपस में एक MOU साइन कर लेती हैं। और हमारे MOU जो है यहाँ इस लेवल तक है कि इवन चाइल्ड कस्टडी और एलमनी जो है, अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये सारी वहीं सेटल हो जाती हैं और आपके डाइवोर्स की कंडीशंस भी सेटल हो जाती हैं। एक MOU साइन करते हैं, उसके बेसिस पे आपने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया एंड द मैटर इज सेटल्ड। उससे आधी आपकी एग्नेस खत्म हो गई। फाइनल इज योर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। देन वी कॉल वन एडवोकेट ऑल्सो। लॉयर कलेक्टिव से भी, HRL से भी हमारे पास आते हैं, दिल्ली लीगल सर्विसेज की तरफ से भी डेली एक एडवोकेट आता है। जिन केसेस में हम समझते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं, लड़कियां ये कहती हैं कि मैडम मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं कमा नहीं सकती। व्हाट आई वांट इज कि स्टॉप वायलेंस, दैट्स इट। वायलेंस खत्म कर दे, मेरे को खाने को दे दे, मेरे को रहने को दे दे, आई विल कंटिन्यू, क्योंकि मेरे बच्चों को पिता भी चाहिए। मेरे से बदतमीजी करता है लेकिन बच्चों को बहुत प्यार करता है। अगर ये बच्चों को नहीं देखेगा मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हूँ? मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ, मुझको पैसा दे दे, रोटी दे दे और बच्चों को देख ले, मेरे से बात मत करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को फिर हम भेजते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए और वहीं बैठे एडवोकेट उनको वो करते हैं, मदद करते हैं। ओके, एनीथिंग और कोई मुझसे पूछना चाहता है पुलिस मदद के बारे में तो आई एम रेडी विद ड्यू परमिशन। ओके, थैंक यू। अभी जो मैं नाम लेने वाली हूँ वो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सारे जन आगे आके बैठ जाइए। मिस रीटा चौकसी, एडवोकेट हेमलता, एडवोकेट प्रसन्न कुमार, एडवोकेट आरती चंद्रशेखर और एडवोकेट राजेश्री। And now I call upon Miss Liansi and Vimeno. Good afternoon, everyone, and I thank our panelists for giving me this opportunity, and also to my friends who are sitting here. Let me introduce myself. I'm Liangsi from Nagaland. I'm an activist and I'm an advocate. Of course, at the moment I'm not practicing. I'm more involved in the social activities because I have special concern for the society, and at the moment I'm General Secretary of Naga Women Ho-Ho of Dimapur District. This is the 3rd year of my social activities involved in Naga Women Ho-Ho. At the same time, I'm an environmental activist taking care of Care Center for Environment and Rural Poor based in Nagaland. I would like to share today my experience as an activist, as an advocate about the situation in Nagaland with respect to domestic violence. I would say that domestic violence exists. It prevails so much in Nagaland. It exists. I'm sorry to tell you, yesterday one of my friend advocates said about something about the status, but I think my point of view of the status of women, or how women are taken, how women are treated in the Naga society, I think I can tell you more clearly because I'm a woman myself. Of course, there are domestic violences, but very few cases had come to the court, maybe about 4 or 5 cases,
And I know two cases very well, because one case was taken up by my husband, and I have really influenced my husband, although I don't go to the court. Okay, before going to those cases and some of the success story what the women HOHO had done in Nagaland, I also would like to tell you some of the findings according to my observation. The findings and issue why very few cases had come to the court and very few cases comes to other NGOs. There are about 4 findings according to me. Number 1, it is due to lack of political will. I have some incidents which I'll be sharing to you about the lack of political will, which is a recent incident. And second, it is because of lack of awareness, especially among the women folk. Third, cool attitude by the Naga society, whether men or women. Fourth, the existence of legal pluralism, which also relate to Article 371A of our Constitution. I will not go too lengthy about legal aspects here now. Here in Naga society, when I talk of the existence of legal pluralism, 80% of the Naga society, which consists of 42 tribes, rely more on the customary settlement rather than settling in the court. Most of the cases sometimes few cases goes to the court, but it is always, most of the cases which comes to the court also, it got settled outside the court with mutual understanding and maybe say compromise and compensation basing on the customary law. This is something new to you, I know, because most of the people here are mostly from the mainland, and very few, of course, Jammu and Kashmir, some of the problem and issue is also related, similar with Nagaland aspect when we talk about this freedom fighter or this underground movement. We have similar problems and issue. But what I also want to let you understand or share to you is whatever law is applied or can be applied, cannot be applied even in Nagaland, because the culture is traditional practice is totally different with the Nagaland sector, and we need to deal or we need to settle or bring solution to the concerned society or to the concerned state, for example Nagaland, according to the cultural practice which is prevailing in that area. Okay, that is one point which I wanted to share. Second point which I wanted to share is